हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। यह वीडियो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है। तो कंप्लीट थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे थ्योरी के, वो हमने वीडियो अपलोड कर दी है। वो जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो परीक्षा के माध्यम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट्स कंठस्थ कर गया, वह पेपर में कभी भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएगा। और थ्योरी की वीडियो ऐसी है कि आप जो है थ्योरी की वीडियो को कंप्लीट अगर कर लें, किसी भी तरीके से यदि आप पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लें, तो आपके नंबर जो है इतने अच्छे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए देखिए, अब यह है न्यूमेरिकल वीडियो। न्यूमेरिकल वीडियो को आप देखिएगा। क्वेश्चन आता है, 4 मीटर क्यूब की एक टंकी है जिसमें कोई लबालब, यानी कि कोई लबालब भरी हुई टंकी है 4 मीटर क्यूब की। ठीक है, द्रव से भरी है, पानी से भरी है। द्रव का कुल भार दिया हुआ है 31,392 न्यूटन, और द्रव का आपेक्षिक भार, घनत्व और अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको हमें जो है ध्यान से देखना है कि ये की पॉइंट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। सबसे पहले कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, कि जो जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, द्रव का कुल भार कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 31,392 न्यूटन। ठीक है, अब इस द्रव का कुल आयतन दिया हुआ है 4 मीटर क्यूब। याद रखिएगा, 4 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? आपेक्षिक भार पूछा गया है। और हमें पता है कि आपेक्षिक भार जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल w से उसको प्रदर्शित करते हैं, आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट को, और कैपिटल W अपॉन v होता है। कैपिटल W है द्रव का कुल भार, और v है हमारे पास द्रव का कुल आयतन। तो द्रव का कुल भार है 31,392 और वॉल्यूम है 4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 7848, यानी कि 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। और यहां पर अब वो कह रहा है कि घनत्व निकालिए और उसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालिए। तो पहले घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व को डिनोट करते हैं हम रो से। ठीक है, घनत्व को डिनोट करते हैं रो से। और हमारे पास जो W है, हमारे पास जो W है स्मॉल w, यानी कि आपेक्षिक भार, और अपॉन में अगर हम g कर दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर कर दें, तो हमें जो है घनत्व की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो W की वैल्यू आई हमारे पास 7848 और g की वैल्यू हम रखते हैं 9.81, तो हमारे पास आ गया 800। और 800 घनत्व क्या होता है? न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपेक्षिक घनत्व हमें निकालना होगा। आपेक्षिक घनत्व जब हम निकालेंगे तो होता है आपेक्षिक भार, यानी द्रव का जो आपेक्षिक भार ये आया था, और शुद्ध जल का आपेक्षिक भार। तो देखिएगा, शुद्ध जल का आपेक्षिक भार अगर हम रखेंगे तो या तो हमें रखना होगा 1000। ठीक है, जब रखना होगा 1000 जब हमने जो है जी की वैल्यू 10 रखी होगी, लेकिन हमने रखी है 9.81, तो यहां पर हमें रखना होगा 9810, यानी कि 9810, और ऊपर हो जाएगा 7848। कितना हो जाएगा? 7848। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.8। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, इस तरीके से आप निकालेगा। पहले सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद जो पूछा गया है उसको एक एक करके स्टेप टू स्टेप निकालिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास मिलता है कि एक द्रव का आपेक्षिक घनत्व, एक द्रव का आपेक्षिक घनत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.80 है, तथा शुद्ध श्यानता कितनी दी हुई है? 2.3 सेंटी स्टोक दी हुई है। ठीक है, इसका इकाई आयतन यानी कि भार, इकाई आयतन भार और श्यानता पास्कल सेकंड में हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखना है। देखिए, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.80, और शुद्ध श्यानता दी हुई है 2.3 सेंटी स्टोक। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? द्रव का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व होता है। ठीक है, हमें निकालना है द्रव का घनत्व, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। द्रव का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 0.8, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व दिया हुआ है हमारे पास 1000। ठीक है, द्रव का घनत्व कितना हो जाएगा? 1000 गुना 0.8 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा, और 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो द्रव के एकांक आयतन का भार 9.81 इंटू द्रव का घनत्व हो जाएगा, और यहां पर 9.81 इंटू द्रव का घनत्व कितना है? 800। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7848 आएगा, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब में करेंगे तो 7848 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो और द्रव की श्यानता हमें निकालनी है। अब द्रव की श्यानता का फॉर्मूला क्या होता है? गतिक श्यानता और द्रव का घनत्व। ठीक, गतिक श्यानता क्या दी हुई है? 2.3 सेंटी स्टोक।
गतिज श्यानता 2.3 सेंटी स्टोक। जब सेंटी स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से इसको गुणा कर देंगे, तो 2.3 इंटू 10 की घात -6, तो द्रव का श्यानता कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की घात -6। और यहां पर देखिएगा गतिज श्यानता ये, द्रव का श्यानता क्या हो जाएगा, द्रव का घनत्व से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 800 मीटर पर सेकंड और इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1.84 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बनेगा और बनेगी हमारे पास वैल्यू 1.84 इंटू 10⁻³। अब इसको पास्कल सेकंड में करना है तो 1.84 इंटू 10⁻³ तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल सेकंड होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देगा कि किसी द्रव का श्यानता 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है और उसके शुद्ध गतिज श्यानता का मान जो है 4 × 10⁻² स्टोक है। क्लियर। तो बताना है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना होगा। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना होगा ये बताना है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वी दिया हुआ है गतिज श्यानता का मान कितना है 4 × 10⁻² स्टोक, और यहां पर देखिए गतिज श्यानता म्यू है, याद रखिएगा। और यहां से हम लिखेंगे 4 × 10⁻², इसको स्टोक को करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10⁻4 कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब सूत्र हमारे पास बनता है कि v इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो v इक्वल टू म्यू अपॉन रो से रो की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू अपॉन v में आ जाएगा, उसमें मान रखेंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ म्यू की वैल्यू हो गई, और v की वैल्यू रख देंगे हम 4 इंटू 10⁻² और 10⁻4, तो कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना होगा। द्रव का अपेक्षित घनत्व हमें निकालना है तो क्या होगा, द्रव का अपेक्षित भार अपॉन शुद्ध जल का अपेक्षित भार। ठीक। तो द्रव का अपेक्षित भार का फॉर्मूला क्या होता है, रो यानी कि घनत्व, द्रव का घनत्व और इंटू में कर देंगे हम जी। ठीक है। और शुद्ध जल का अपेक्षित भार, तो रो कितना आया था हमारे पास 1200 और जी का मान कितना होता है 9.81 रखते हैं। और यहां पर देखिए शुद्ध जल का अपेक्षित भार जब हमें निकालना होता है तो कितना होता है 9.81 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि द्रव की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 9.81 लिखते हैं, ये हम लिखते हैं उसको पूरा 1। ठीक। और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगा, तो द्रव का अपेक्षित भार कितना हुआ 1.2, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक 4 mm की कांच की नलिका में कैपिलरी प्रभाव ज्ञात करना है, जबकि वह पानी में तथा क्रमशः 0.0735 न्यूटन पर मीटर और 0.51 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है। पानी में ध्यान रखिए, पानी के लिए संपर्क कोण कितना होता है 0 डिग्री, और पारे के लिए संपर्क कोण दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है। तो 20 डिग्री तापमान पर पानी का विशिष्ट भार जो होता है 9790 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इतना हमें मानना है। ठीक है। तो तब हमें सॉल्व करना है, क्या निकालना है, निकालना है हमें कि कैपिलरी प्रभाव क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो दिया हुआ क्या है, कांच की नली का व्यास दिया हुआ है d इक्वल टू 4 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.004 मीटर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपेक्षित भार दिया हुआ है, अपेक्षित भार क्या है 9790 है जो हमें रखना है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ध्यान रखिए। तल तनाव कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए कितना दिया हुआ है स्ट्रेस, यानी कि जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, तो यहां पर तनाव कितना दिया हुआ है 0.0735 किसके लिए, वाटर के लिए है, और मरकरी के लिए दिया हुआ है 0.051 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। हमें पता है कि कैपिलरी का फॉर्मूला होता है हमारे पास H इक्वल टू कैपिलरी हाइट जो निकालते हैं, कैपिलरी ऊंचाई, तो H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD, स्मॉल w है ये स्पेसिफिक भार वाला। ठीक है। अपेक्षित भार। ठीक। तो पानी के लिए कैपिलरी निकालेंगे। ठीक है। पानी के लिए कैपिलरी प्रभाव निकालेंगे तो H इक्वल टू, पानी के लिए हमने देखिएगा रो कितना, सिग्मा कितना था 0.0735, और कॉस थीटा कितना था, थीटा था हमारे पास 0, और यहाँ पर W कितना है 9790, और D कितना है 0.04। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.51 इंटू 10⁻³ मीटर में आएगा। अब मीटर से हम क्या करेंगे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 7.51 mm, और ये कितना आएगा, ये चढ़ाव आएगा। ठीक है। यानी कि पानी के लिए कैपिलरी प्रभाव, पानी जो है पाइप में ऊपर चढ़ेगा। ठीक। पारे के लिए देखेंगे तो पारे के लिए हमें जो है वैल्यू बदल देनी होगी, जो सिग्मा की वैल्यू थी उसको हम रखेंगे 0.051, और थीटा की वैल्यू रखेंगे 10130 यानी 130। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो भी हमारे पास अपेक्षित भार होता है
ठीक है। तो हमें जो आपेक्षिक भार हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 9790 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है किससे, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है द्रव के स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जो होती है हमारे पास, ये होता है 1 और इसकी होती है हमारे पास 13.6। ठीक है। मरकरी के लिए रखेंगे हम 13.6 और वाटर लिखेंगे 1, इसलिए हमने 13.6 से यहां पर मल्टीप्लाई किया और यहां से 0.04 एज इट इज है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा -2.46 इंटू 10⁻³ अब देखिए ये माइनस क्यों आया, माइनस आया हमारे पास cos 30 के कारण। ठीक है। अब इसके कारण जो है माइनस आया है तो माइनस साथ चलता रहेगा तो h की वैल्यू आ जाएगी -2.46 मीटर। ये मीटर में है, mm में कन्वर्ट करेंगे तो h इक्वल टू 2.46 mm आ जाएगी, यानी कि -2.46 mm। माइनस किसको डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है नीचे को। ठीक है। यानी कि ये जो है तल इसका नीचे गिरेगा 2.46 mm, यही हमारे पास माइनस को डिनोट करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक 40 सेंटीमीटर व्यास का पाइप है जिसमें पानी है। ठीक। कुल यानी कि जो क्रमशः है उसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का 200 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। दोबारा से पढ़ते हैं। एक 40 सेंटीमीटर व्यास का पाइप है जिसमें पानी है, क्रमशः 30 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर का व्यास के दो पाइपों में विभक्त हो जाता है, यानी कि दो पाइप है, देख सकते हैं आप फिगर की सहायता से। ठीक है। फिगर में देख सकते हैं एक ये पाइप था, ठीक है, 40 सेंटीमीटर का, और इसमें से 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का जो है दो पाइप कन्वर्ट हो गए। ठीक। यदि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप का औसत वेग कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो इस पाइप में विसर्जन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें Q ज्ञात करना है। पहले तो ध्यान रखिएगा 40 वाले का, यानी कि इस वाले का। ठीक। अब 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में वेग ज्ञात करना है, यानी कि Q1 ज्ञात करना है और V2 ज्ञात करना है। यदि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में औसत वेग 2 मीटर पर सेकंड हो तो। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने फिगर बना लिया, फिगर को ध्यान से बनाइएगा, यानी कि एक पाइप था 40 सेंटीमीटर व्यास का, उसमें से दो पाइपलाइन जो है कट गई है, दो पाइपलाइन कट गई है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब देखिए D1 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, D2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, D3 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, V1 30 मीटर पर सेकंड, V2 हमें निकालना है और यहां पर V3 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो A1 निकालेंगे सबसे पहले, A1 A2 A3, यहां से देखिएगा A1 निकालेंगे तो A1 को क्या करेंगे, π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है। π/4 D1 स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर। ठीक है। A2 हमारे पास है तो A2 की वैल्यू रखेंगे, D2 का स्क्वायर हो जाएगा आपकी बार, तो यहां पे हो जाएगा 0.03 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से D3 की वैल्यू रखेंगे, यानी कि π/4 D3 क्यूब में, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0706 मीटर स्क्वायर। ठीक है। A1 A2 A3 निकल गए। A1 A2 A3 क्यों निकाले हमने, क्योंकि हमें जो विसर्जन जब निकालना होता है तो D1 A1 V1 इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो Q1 है विसर्जन, पाइप 1 में जो विसर्जन निकालना है उसका फॉर्मूला होता है A1 V1, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखिएगा यहां पर एरिया A1 है 0.125 मीटर स्क्वायर और V1 जो है वो है हमारे पास 3, तो आंसर कितना आएगा 0.375 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब विसर्जन हमारे पास कितना आ गया, विसर्जन हमारे पास आ गया 0.375 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इतना। अब 200 मीटर वाले पाइप का वेग निकालना है, 200 मीटर वाले पाइप का वेग भी निकालना है, तो ध्यान रखिए पहले इसको कीजिएगा। ठीक है। टोटल विसर्जन कितना होगा कि जो बड़े वाले पाइप में से जितना पानी गया है उतना ही इन दोनों पाइप में से मिल करके जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर ये A है और ये B है, ये C है, तो A बराबर B प्लस C हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर ये पाइप है, इसमें से दो ब्रांचेस यहां से कट रही है, तो यहां पर Q1 है, यहां पर Q3 है, यहां पर Q2 है, तो क्या होगा, जो Q1 है वो बराबर होगा दोनों के एडिशन के। ठीक है। अब Q1 हमें पता है और Q3 कैसे निकालेंगे, A3V3 हमें पता है 0.0706 इंटू 2 हो जाएगा, और Q2 हमें निकालना ही है 0.375 हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2338 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। अब ये Q2 की वैल्यू हम कहां रखेंगे कि जब हम विसर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे पाइप सेकंड में, उससे हमें वेलोसिटी को निकालना होगा, तो Q2 की वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू रखेंगे और V2 हम निकाल देंगे। ठीक है। अब यहां से देखिए इसी तरीके से किया, Q2 की वैल्यू आई थी 0.2338 और V2 की वैल्यू आई थी 0.03।
ठीक, तो V2 कितना हो गया 0.2338 अपॉन 0.38 और 0.03 और यहां पर हो जाएगा V2 इक्वल टू 7.79 मीटर पर सेकंड। ठीक है, V2 कितना हो गया 7.79 मीटर पर सेकंड, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकालिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है वेंचुरी मीटर पर, वेंचुरी मापी पे एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि क्वेश्चन तो इस तरीके का आएगा बन करके, लेकिन आपको क्या होगा कि 0.03 दिया हुआ है तो 0.05 कर देगा, 0.06 कर देगा, 0.09 कर देगा, डिजिट बदलता है केवल, लेकिन आपका मेथड नहीं बदलेगा। ठीक है, हर बार पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, टाइप वही होता है, लेकिन आपको जो है न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बदल देता है। ठीक है, और आपको थोड़ी सी बात घुमा देगा, लेकिन आपको समझ लेना है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करता है। एक वेंचुरी मापी जिसका प्रवेश पर व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है और कंठ पर व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक पाइपलाइन में प्रवाहित जल के विसर्जन को नापने में उपयोग किया गया है। अगर वेंचुरी शीर्ष 42 सेंटीमीटर पानी के नापा गया है 42 सेंटीमीटर और विसर्जन या फिर मीटर गुणांक जो है वो 0.92 है, तो ज्ञात कीजिए कि कितना विसर्जन पाइप में प्रवाहित हो रहा है। आंसर हमें निकालना है लीटर पर मीटर में, लीटर पर मीटर में हमें आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा जो दिया हुआ है, मीटर गुणांक दिया हुआ है, सी को डिनोट करते हैं मीटर गुणांक को, हमने लिखा 0.92। प्रवेश तथा कंठ पर व्यास कितना है, D1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो इसका हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा 0.08 मीटर। D2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना होगा मीटर में, तो 0.02 मीटर हो गया। वेंचुरी शीर्ष कितना है H इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.42 मीटर पानी के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए विसर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, वेंचुरी मीटर में विसर्जन का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CA1A2 इंटू रूट 2GH अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा C तो एज इट इज लिखा हमने अभी, A1A2 2GH रूट के अंदर हो गया। अब यहां पर देखिएगा इसमें से हमने क्या किया, A2 को कॉमन लिया, A2 को कॉमन लिया तो यहां पर हो जाएगा A1 अपॉन A2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हमने क्यों किया, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो ये A2 के रूप में बाहर निकलेगा और A2 यहां पर बाहर निकलेगा तो A2 से A2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा A1 बचेगा और नीचे बचेगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2GH इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसकी हम टोटल वैल्यू रख देंगे, तो क्या है हमारे पास देखिएगा 0.92 और π/4 इंटू 0.08 स्क्वायर और रूट में हो जाएगा 2 इंटू 9.81 और इंटू में हो जाएगा 0.42 और अपॉन में हो जाएगा रूट 0.08 अपॉन 0.02 की पावर 4 क्यों हुआ। पावर 4 इसलिए हुआ क्योंकि देखिएगा यहां क्या है A1 है, ठीक है, यहां पे क्या है A1 है और देखिएगा A कैसा निकलता है, अगर A1 करेंगे A1 अपॉन A2 तो हमारे पास आ जाएगा देखिए π/4 इंटू D1 स्क्वायर अपॉन π/4 इंटू D2 स्क्वायर और यहां पे पहले से ही स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा π/4 से π/4, लेकिन D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर पहले से ही है और ऊपर एक और स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के कितना आएगा माइनस के 1। क्लियर। अब देखिएगा इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा कैलसी की सहायता से तो 8.296 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 आएगा और क्या मात्रक होगा न्यूटन मीटर पर क्यूब, कितना जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिएगा मीटर क्यूब पर सेकंड क्या होता है, क्यूब विसर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, तो 8.296 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 और यहां पर ध्यान रखिएगा जब हम सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिएगा लीटर पर मिनट में निकालना था तो यही हमारे पास हो जाएगा 49.776 लीटर पर मिनट और आंसर हमारा आ गया। देखिए कितना इजी था लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां तक भी नहीं आना है, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू रख करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पानी बहते हुए एक पाइप के दो सिरों के बीच घर्षण शीर्ष हानि कितनी है 1.5 मीटर है। क्लियर। पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है तथा लंबाई कितनी है 250 मीटर है। डार्सी गुणांक 0.01 मानकर पाइप में पानी की प्रवाह दर यानी कि रेट ऑफ फ्लो ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है पाइप की लंबाई कितनी है L इक्वल टू 250 मीटर, व्यास कितना है D इक्वल टू 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर और घर्षण शीर्ष हानि कितनी है HF इक्वल टू 1.5 मीटर। तो डार्सी गुणांक कितना हो जाएगा F इक्वल टू 0.01 और यहां पर डार्सी फॉर्मूला हमें पता है कि HF इक्वल टू FL Q स्क्वायर अपॉन 3D5।
ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो वैल्यू रखने पर हमें क्या मिला, एच एफ की वैल्यू कितनी है, एच एफ की वैल्यू देखिएगा, एच एफ की वैल्यू दी हुई है 1.5 आ गया। अब यहां पर एफ की वैल्यू कितनी है 0.01, एल की वैल्यू कितनी है 250, क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें अभी पता नहीं क्यू निकालना है। अब यहां से देखिए नीचे 3 है इंटू में, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू है 0.3, तो 0.3 की पावर 5 हो गया, क्लियर ये वाला। इसके बाद क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर कैसे रखना पड़ेगा, तो 1.5, इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो 342.9 और क्यू स्क्वायर रखेंगे साथ में। अब देखिए क्यू स्क्वायर अकेला रहेगा तो 1.5 के नीचे ये जाएगा, तो 1.5 अपॉन 342.9 स्क्वायर है, तो इधर जाके हो जाएगा रूट, तो 1.5 अपॉन 342.9 हो जाएगा। और बराबर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0661 आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये विसर्जन का मात्रक होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 66.1 जब इसको लीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यही हमारे पास आंसर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 1.5 सेंटीमीटर 3 बार से 4 बार तक आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। 1.5 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पानी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। यदि पानी की निरपेक्ष गतिक श्यानता 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड हो, तो रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर बताइए कि पानी का प्रवाह स्तरीय अथवा विक्षुब्ध, ठीक है, पानी का प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध है, ये बताना है। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा। पानी का वेग कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, पानी पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है, d इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.015 मीटर आ जाएगा, ठीक है। निरपेक्ष गतिक श्यानता कितनी दी हुई है, न्यू इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और रेनॉल्ड्स नंबर हम जानते हैं आर एन इक्वल टू VD अपॉन न्यू, VD अपॉन न्यू, तो VD अपॉन न्यू हो जाएगा। V की वैल्यू है हमारे पास 2, D की वैल्यू हमारे पास 0.015 और न्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30,000 आ जाएगा हमारे पास, और 30,000 का क्या होता है देखिएगा, 30,000 का जो भी हमारे पास होता है वो होता है विक्षुब्ध, ठीक है, क्या होता है विक्षुब्ध, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको निकालेंगे। नेक्स्ट है, एक द्रविक रैम 3.3 मीटर की ऊंचाई से 0.22 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 0.0022 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी रैम से 21 मीटर की ऊंचाई पर भेजता है। अब क्या करना है कि द्रविक रैंकिन क्षमता दक्षता, द्रविक रैंकिन दक्षता रैंकाइन इफिशिएंसी जो है उसको हमें बताना है कितनी होगी। तो चलिए, रैम द्वारा पंप की गई पानी की मात्रा, रैम द्वारा पंप की गई पानी की मात्रा, यानी कि जो रैम जो है उसको पंप कर रहा है आगे को, तो वो है हमारे पास Q इक्वल टू 0.0022 मीटर क्यूब पर सेकंड है, क्लियर। Q जो है वो होता है जल की व्यर्थ मात्रा, जल की व्यर्थ मात्रा कितनी हो गई, तो 0.022 माइनस 0.0022, और यहां पर हो जाएगा 0.0198 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए H क्या है, क्रियाकारी शीर्ष है वो कितना दिया हुआ है 3.3 मीटर, और कैपिटल एच क्या है, वेस्ट वाल्व से ऊपर डिलीवरी टैंक की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है 21 मीटर। तो रैंकाइन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, रैंकाइन एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू Q कैपिटल H माइनस स्मॉल h और अपॉन में Q स्मॉल h। सभी की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास 0.022, H की वैल्यू है कैपिटल H की 21 मीटर और H की वैल्यू है 3.3 मीटर, Q की वैल्यू है 0.0198, H की वैल्यू हमारे पास 3.3। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.596 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालेंगे तो अपॉन में हम क्या, इस पे जो है मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे 100 करेंगे परसेंटेज लगाने के लिए, तो क्या करेंगे हम 59 × 59.6 कितना आ जाएगा 59.6, और यही हमारे परसेंटेज में आंसर होगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लीजिएगा इसे भी। एक संचायक यानी कि एक्यूमुलेटर के रैम का व्यास जो है 200 mm तथा उठान जो है 6 मीटर है। यदि रैम को द्रव की सप्लाई 40 बार पर होती है तो ज्ञात करना है रैम पर लगा भार और संचायक है उसकी क्षमता, ठीक है। तो देखिएगा रैम का व्यास कितना है, d इक्वल टू 200 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करा 0.2 मीटर आ गया। दाब की तीव्रता कितनी बताई गई है, P इक्वल टू 40 बार, और रैम की उठान जो है वो कितना है 6 मीटर तक रैम उठता है, ठीक है। तो हमें निकालना सबसे पहला है रैम का भार, तो भार इक्वल टू होता है P इंटू ए, यानी कि देखिएगा जो P है वो होता है हमारे पास F अपॉन ए, तो ये न्यूटन में होता है, W भी हमारे पास न्यूटन में होता है, तो W लिख लो या फिर F लिख लो, दोनों ही एक बात है।
तो W इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 40 होगा P इंटू 10⁻⁵ है बार, ठीक है। बार को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10⁵ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जो हमारे पास ए है, ए को कैसे निकालेंगे, एरिया जो हो जाएगा, एरिया का किस तरीके से निकालना है, देखिएगा जो डी है डायमीटर है तो वो क्या करना है, हम ए इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.034। डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 125.6 किसमें, किलो न्यूटन में। इसके बाद संचायक की दक्षता निकालनी है। संचायक की दक्षता के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला होता है पी ए इंटू एल। पी ए इंटू एल, पी की वैल्यू है 40 इंटू 10⁵, ए की वैल्यू है 0.034, ठीक है। और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू हमारे पास 6, याद रखिएगा एल की वैल्यू हमारे पास 6। तो यहां से देखिएगा P इंटू ए की जो हमारे पास P की वैल्यू है वो है 40 इंटू 10⁵ है। और यहां से देखिएगा जो किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास, यहां से देखिए ये 0.034, ठीक है। और इंटू में 6 भी कर लेना है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एल है, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 1.256 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10⁵ आएगा। और यहां से 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1000 इंटू 60 न्यूटन मीटर बराबर होता है। तो इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे, संचायक की क्षमता जो है कितना हो जाएगा, 7.536 इंटू 10⁵/1000 इंटू 60, तो किलोवाट घंटा में आ जाएगा 0.209 किलोवाट घंटा। इन क्वेश्चन को एक बार रट लीजिएगा आप, और जो है आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टरबाइन से। एक टरबाइन 20 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत 150 आरपीएम पर चलती है तथा 625 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है, तो इसकी विशिष्ट गति ज्ञात करनी है। दिया हुआ कितना है, H इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है, और N इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 आरपीएम है। P इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 625 किलोवाट। तो विशिष्ट गति कितनी हो जाएगी, NS इक्वल टू 150 इंटू √625/10⁵ क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू N√P/H⁴। आंसर आ जाएगा 88.66 आरपीएम, यही हमारे पास विशिष्ट गति होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र में प्रदर्शित है हमारे पास, चित्र देखिएगा कि एक हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पिस्टन, एक छोटा पिस्टन है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यहां से देखिएगा F1 ये लगाया जा रहा है, तो बड़े पिस्टन पर ऊपर को लगने वाला बल ज्ञात करना है, यहां से F2 ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हमें पता चला, छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 50 × 10⁻² mm² है तथा बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल 500 × 10⁻² मीटर mm²। यदि छोटे पिस्टन का बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यदि छोटे पिस्टन द्वारा चली गई दूरी 100 mm हो तो बड़े पिस्टन द्वारा चलित दूरी ज्ञात करनी है। दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो F2 और एक चलित दूरी, ठीक है। चलिए फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक बल लगा हुआ है, ये नीचे को आएगा, जब ये नीचे को आएगा तो यहां से बल जाएगा और यहां पर ये फोर्स लगेगा, ठीक है। यहां पर जो है द्रव भरा हुआ है, ठीक। तो ये F2 कितना लगेगा इसको उठाने के लिए, ये जो है हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमें निकालना है और ये कितनी गति से ऊपर जाएगा, ठीक। तो F1 दिया हुआ है 100 न्यूटन, A1 हो गया हमारे पास 50 × 10⁻² mm², A2 हो गया हमारे पास 500 × 10⁻² mm², और S1 कितना है, यानी कि जो दूरी है S1 छोटे वाले रैम की वो कितनी है, 100 mm। तो बड़े पिस्टन पर बल पास्कल के नियम से हम निकालेंगे, तो F2/F1 इक्वल टू A2/A1। पास्कल का लॉ क्या होता है कि किसी स्थिर द्रव में किसी एक पोजीशन पर वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो क्या होता है, सभी दिशाओं में समान होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो F2/100 हो जाएगा इक्वल टू 500 × 10⁻²/50 × 10⁻² हो जाएगा, तो इससे ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक। तो जब 10 हो जाएगा, 10 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। तो F2 कितना आ गया हमारे पास 1000, जो ऊपर को लगेगा, जो रैम से बड़े वाले रैम उसको उठाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब देखिएगा बड़े पिस्टन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि F2/F1 इक्वल टू A2/A1 और इक्वल टू हो जाएगा S2/S1। तो A2/A1 इक्वल टू S1/S2 से 500 × 10⁻² आ जाएगा A1 की वैल्यू, 50 × 10⁻² आ जाएगा A1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू हमें निकालनी है, S1 का पता है 100, ठीक है। S2 की आ जाएगी हमारे पास 10 mm,
10 mm, तो जो बड़ी वाली रैम है वो 10 mm ऊपर घूम चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे क्वेश्चन जो टोटल सिलेबस से आपके दिए गए हैं, और हम गारंटी देते हैं कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इनसे बाहर नहीं जाएंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, बस एक बार आप इनको करना सीख लीजिए और करने पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन जो है घुमा करके देता है। और बस ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको डिजिट बदलेगा, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बदलेगा, लेकिन आपको समझना है, पढ़ना है, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप जो है क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।